हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको सी पर घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं और ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना जिस लड़की के साथ घटी है उसका नाम एम्बर था। जब एम्बर के साथ ये घटना घटी तो उसकी उम्र करीब 21 साल की थी। अब आगे की घटना मैं आपको एम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एम्बर है। मैं कैलिफोर्निया की रहने वाली हूँ। ये घटना मेरे साथ जो घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इस घटना के बाद मैं काफ़ी दिनों तक सो भी नहीं पाई। दरअसल ये घटना है 2004 की। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी छुट्टियों में एक दोस्त एरी उसके फार्म हाउस पर गई हुई थी। उस वक्त हम 6 लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। एरी का फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसका फार्म हाउस जहाँ पर था उससे कुछ ही दूरी पर एक बीच था जो उसके फार्म हाउस से एकदम साफ साफ नजर आता था। आसपास भी कई ढेर सारे फार्म हाउस थे लेकिन वो बंद थे। वो भी कई अलग अलग लोगों के ही फार्म हाउस थे लेकिन इस वक्त वो सब बंद थे। उन सारे फार्म हाउस पे आमतौर लोग अपनी छुट्टियों पर ही आते थे, लेकिन एरी का बर्थडे था इसलिए हम लोग वहीं पर फार्म हाउस पे पार्टी करने के लिए आए थे। हम सब लोगों ने अपने ऑफिस के काम से 2 से 3 दिन की छुट्टी ली थी ताकि हम अपनी छुट्टी को और एरी के बर्थडे को अच्छे से एंजॉय कर सकें। मुझे साफ साफ वो रात याद है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही थी। शायद तूफान आने वाला था लेकिन बारिश के कोई भी आसार नहीं थे। हवा ज़्यादा अच्छी चलने की वजह से हमने सोचा कि हम सब बीच पर जाके एंजॉय करेंगे। हमने उसके फार्म हाउस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और हम 6 के 6 लोग नशे में थे। एरी ने मुझसे बोला कि हम लोग बीच पर चलते हैं, जो कि उसके घर के जस्ट सामने ही था। सब लोग बीच के लिए जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन मेरा बीच पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मैंने थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं। उस वक्त रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे थे। एरी ने मुझसे ज़बरदस्ती की कि सब लोग चल रहे हैं, तुम भी चलो। कुछ देर में तुम्हारी नींद अपने आप गायब हो जाएगी, हमें फिर जल्दी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। उसने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन फिर मैंने उसे मना कर दिया और वो गुस्सा होकर चला गया। करीबन आधे घंटे तक मैं अपने रूम में ही लेटी रही। सर काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा था लेकिन तभी मेरे दिमाग में ये आया कि एरी का बर्थडे था। मुझे आज उसके बर्थडे वाले दिन उसको ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं एरी और बाकी लोगों के साथ बीच पर ही चली जाऊं। एरी का फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम फार्म हाउस के जिस डोर से एंटर किए थे वो बाहर के साइड पे था और फार्म हाउस के पीछे का दरवाज़ा जो कि बीच की तरफ जाता था वो अलग था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था तो मैं तुरंत चेंज करके दोबारा बीच की तरफ जाने लगी। जब मैंने फार्म हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से लॉक था। मैं एरी को आवाज़ भी दे रही थी लेकिन वो लोग मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे। हालांकि मुझे उनके हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उनकी आवाज़ मुझे काफ़ी धीमे आ रही थी, जिससे मुझे ये साफ साफ पता चला था कि वो लोग मुझसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए उन लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जिस दरवाजे से मैंने एंटर किया था मैंने सोचा कि मैं उसी दरवाजे से बाहर निकल के दूसरी तरफ से घूमते हुए बीच की तरफ चली जाऊं और उन लोगों से बात कर लूं। मैं घर के मेन दरवाजे से निकल के दूसरी तरफ से होते हुए बीच पर गई। बीच पे जब मैं उस एरिया और उस दरवाजे से पहुंची तो वो पूरा खाली था। एरी और बाकी के दोस्त मुझे काफ़ी दूर दिखाई दे रहे थे तो मैं चलते हुए उन्हीं की तरफ जा रही थी। मैंने अपने आप को एक गर्म शॉल से ढक रखा था क्योंकि उस वक्त हल्की फुल्की ठंडी भी लग रही थी। बारिश भी होने के आसार थे लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। पानी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से आ रही थी। चांद पूरा निकला हुआ था और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। मैंने अपने पैर में कोई स्लीपर भी नहीं पहने हुए थे। ठंडी ठंडी रेतों पे
मैं अपने पैरों को रखते हुए आगे बढ़ रही थी और थोड़ा बहुत पानी भी मेरे पैरों को छूते हुए वापस पीछे समुद्र की तरफ जा रहा था। मैं उस समुद्र के एकदम किनारे किनारे ही चल रही थी। समुद्र के जिस एरिया पे मैं चल रही थी वहां की रेत पानी की वजह से गीली हो गई थी, तो मेरे चलने के पैरों के निशान उस पर साफ साफ बन रहे थे और फिर पानी की वजह से गायब हो जा रहे थे। मैं वहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे ऐसा आवाज आया कि मेरे पीछे से कोई चल रहा है। वो आवाज हूबहू वैसी ही थी जैसी मेरे पैरों से हो रही थी। पानी किसी के पैरों से लड़के जब पीछे जाता है तो जो आवाज आती है, मुझे हूबहू वही आवाज लेकिन 2 बार सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं पहले पूरी तरह से पीछे नहीं मुड़ी और ध्यान भी नहीं दिया। मैंने बस थोड़ा सा महसूस किया लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, तो फिर मैं दोबारा चलने लगी और इस बार मैंने अपने चलने की रफ्तार को बढ़ा दिया था। जैसे ही मैंने अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ाया, वो आवाज और तेजी से आने लगी। मैं तुरंत पीछे की तरफ घूमी तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने नीचे की तरफ देखा तो मेरे पैरों के साथ 2 पैरों के निशान और बने हुए थे, मतलब टोटल 4। 2 पैर मेरे और 2 पैर किसी और के, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो हूबहू मेरा पीछा कर रहा था। मैं पीछे की तरफ देखते हुए अपने कदमों को बढ़ा रही थी और दोबारा अपने दोस्तों की तरफ जा रही थी, और वो फुटप्रिंट्स साफ साफ मेरी आंखों के सामने बने और वो मेरी तरफ ही चलते हुए आ रहे थे। वो फुटप्रिंट्स जैसे ही मेरे थोड़ा करीब आए, मैं दोबारा अपने दोस्तों की तरफ भागने लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ढकेल दिया हो। मैं नीचे गिर गई और मुझे पकड़ के पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मेरे एक पैर को साफ साफ किसी ने पकड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन साफ साफ मुझे वो महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ा हुआ है और मुझे समुद्र की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। मैं चिल्ला के अपने दोस्तों को आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो लोग मुझसे कुछ ही दूरी पर थे, इसलिए उन लोग को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने महसूस किया वो जो भी है मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और अगर मैंने सही वक्त पे खुद को नहीं बचाया तो शायद वो मुझे खींच के समुद्र के अंदर ले जाए। और ये सब मैं उसी दरमियान सोच रही थी। साथ ही मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी और चिल्ला भी रही थी। मेरे पैरों को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा गया था। वो कोई इंसानी हाथ था जिसको मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी। मैं चिल्ला के अपने दोस्तों को आवाज़ दे रही थी। मेरे दोस्त में एक लड़की और है जिसका नाम मैंडा था। मैंडा ने पता नहीं कैसे मेरी आवाज़ सुन ली और मैंडा मेरी तरफ देखने लगी, तो वो सबके साथ भाग के हमारी तरफ आने लगी। सबने ये तो देखा कि मैं पानी में गिरी हुई हूँ और मेरा एक पैर ऊपर है जो कि किसी ने पकड़ा हुआ था और खींच के मुझे समुद्र की तरफ ले जा रहा है, लेकिन उन लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद मैं नीचे गिर गई हूँ और फिसल गई हूँ। वो लोग भागते हुए मेरी तरफ आए और जैसे ही वो लोग मेरी तरफ आए, वो जो भी चीज़ थी उसने मेरे पैर को छोड़ दिया। मैं आधा पानी में डूब चुकी थी। मैं किसी तरह अपने आप को निकाल के पानी के बाहर बीच पर आई। अगर कुछ सेकंड और मैं उस पानी के अंदर होती तो शायद दम घुटने से मेरी मौत हो जाती, या फिर शायद मैं अपने दोस्तों को मिलती भी ना। मैं खांस रही थी क्योंकि आधा पानी मेरे गले के अंदर जा चुका था। मैं डर गई थी और पानी के बाहर आते ही मैं एरी और अमेंडा के पास चली गई और डर की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ, और मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम लोग से मिलने आ रही थी। मुझे सही दरवाज़ा नहीं मिला, इसलिए मैं घूम के दूसरे फार्म हाउस की तरफ से आई हूँ। और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, और फिर मुझे कोई अजीब सी चीज़ पानी के अंदर खींचने लगी जो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। जब मैंने ये बात बोली तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि मैं नशे में बकवास कर रही हूँ और मुझे नशा ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने सच में ऐसा महसूस किया। मैंने उन्हें दिखाने की कोशिश भी की कि मैं चल रही थी और मेरे पैरों के निशान के पीछे किसी और के पैरों के निशान भी बने हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य की वजह से, पानी की लहरों की वजह से वो सारे पैरों के निशान मिट गए थे और मेरे भी पैरों के निशान मिट गए थे। मैं उन्हें दिखा तक नहीं पाई कि वहाँ पर सच में कोई था, लेकिन एरी मुझे बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा था। उसे शायद मेरी बात पर विश्वास हो रहा था। उसने फिर उस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वहाँ पर जितने लोग होते डर जाते। एरी ने मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम फार्म हाउस के अंदर चलो। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे, लेकिन एरी एकदम शांत था। उसकी शांति को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि उसको कोई चीज़ पता है जो कि वो बताना चाह रहा है, बट उन लोग के सामने वो बता नहीं पा रहा है। एरी ने मुझसे कहा कि मुझे बार बार अपनी चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप फार्म हाउस के अंदर चलो। हम सब फार्म हाउस के अंदर आए। उसके बाद सारे दोस्त लोग सोने के लिए चले गए। मैं और एरी बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे।
एरी ने मुझे बताया कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। उसने फिर मेरे पैरों को भी देखा, जिसमें किसी के हाथ के निशान बने हुए थे, जो साफ साफ किसी ने पकड़ा हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। एरी ने बताया कि तुम जिस फार्म हाउस की तरफ आई थी, या जिधर से आई थी, उधर बहुत पहले 2-3 मौत हो चुकी है। और मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया यहाँ आते वक्त कि उस साइड पे कोई टहल रहा है, या कोई काली परछाई अक्सर टहला करती है, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आती। वो सिर्फ उसी फार्म हाउस की तरफ रहती है जो ज़्यादातर बंद रहता है, और उसी फार्म हाउस के एरिया की तरफ, और उसी बीच की तरफ। मैं तुम्हारी बात पूरी समझ सकता हूँ। वहाँ पर अदृश्य और काली शक्तियाँ हैं जो कि शायद किसी को मारने की कोशिश करती हैं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाता। जब एरी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एरी ने बताया कि कई बार उसको भी ऐसा महसूस हुआ है कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया है, या फिर कोई पानी के अंदर ढकेल रहा हो। लेकिन मैंने नशा ज़्यादा किया हुआ था, तो जैसे ही मुझे ढकेला मैं पानी के अंदर गिर गया और वो मुझे खींचने की कोशिश करने लगा। एरी ने बोला कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं उस वक्त बच गई। उस घटना के बाद मैं एरी के फार्म हाउस पे दोबारा नहीं गई, और इसके बारे में एरी ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया। मैंने इसके बारे में अपने उन दोस्तों को तो नहीं बताया जो कि वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैंने अपने घर में और बाकी दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, और ये घटना बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना रिमोन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको रिमोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रिमोन है। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने में ही रहता हूँ। मुझे फिशिंग करने का बहुत शौक है। मेरे साथ अक्सर यही होता है कि लोग मुझसे ढंग से भी बात करते, तब भी मैं बहुत ज़्यादा ही रूडली रिप्लाई कर देता हूँ। ये शायद मेरी एक नेचुरल हैबिट है, जो कि बहुत ही ख़राब हैबिट है, और वो मैं जानता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं हर संडे रात को अपनी बोट लेके फ़िशिंग करने जाता हूँ। रात में मुझे अकेले में फ़िशिंग करना बहुत पसंद है। मैं चुपचाप रात में बोट में वाइन पीते हुए फ़िशिंग करता हूँ, और वो अकेलापन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, फैमिली में मम्मी पापा है। और जब मेरे साथ ये घटना घटी तब मेरी एज करीबन 26 साल की थी। हर बार की तरह मैं अपनी डैड की बोट को लेकर फ़िशिंग करने के लिए गया था। फ़िशिंग एरिया हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 1 घंटे का ही रास्ता था, और मैं करीबन वहाँ पे 1 से 2 घंटे तक ही बैठ के फ़िशिंग करता था। और भी कई लोग वहाँ पर फ़िशिंग करने आते थे, लेकिन सबका अलग अलग टाइम होता था। शाम के वक्त शायद मैं ही एक अकेला वहाँ पर फ़िशिंग करता था। वो पूरा एरिया सिक्योर भी था, इसलिए किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। मैं वहाँ पे अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन इस बार जो मेरे साथ घटना घटी, इस घटना के बाद मैं कभी भी अकेले वहाँ पर रात में फ़िशिंग करने तो नहीं गया। घटना कुछ इस तरीके की थी कि जब मैं वहाँ पर बोट लेकर फ़िशिंग करने जाता था, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। मेरी बोट पे मेरी फ़िशिंग रॉड, मेरी वाइन की बॉटल, एक ग्लास, मेरी लैंप, और वो बकेट होता था जिसमें मैं फ़िश को पकड़ के रखता था, और खाने के लिए 1-2 सैंडविचेस भी होते थे। अक्सर मैं चुपचाप बैठ के फ़िशिंग करते हुए हल्के फुल्के गाने गाता था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी फ़िशिंग रॉड को किसी ने पकड़ के खींचा है। मुझे लगा कि शायद कोई मछली मेरे कांटे में फंस गई है और वो भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। मैं ढंग से उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मछली थी। मैंने अपनी फ़िशिंग रॉड को ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ बाहर ही नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से मेरी बोट डिसबैलेंस हो रही थी। अगर मैं थोड़ा और प्रेशर लगाता तो शायद मैं पानी के नीचे गिर जाता, लेकिन फिर भी मैंने उसे खींचने की कोशिश की। वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मेरी फ़िशिंग रॉड टूट गई और आधी रॉड पानी में ही चली गई। मैं आधी रॉड को लेके बोट पे ही बैठा हुआ था। प्रेशर की वजह से जैसे ही रॉड टूटी, मैं बोट पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिर गया और पूरी बोट डिसबैलेंस होने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, वरना बोट डिसबैलेंस होने की वजह से मैं पानी में नीचे गिर जाता। मैं फिर कुछ देर तक शांत वहीं बोट पर ही बैठा रहा और सोच रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या जिसका प्रेशर मैं संभाल नहीं पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मैंने 2 वाइन के घूंट और लिए और फिर मैं वापस बोट यार्ड की तरफ जाने लगा ताकि मैं अपनी बोट को खड़ी करके घर वापस चला जाऊं। जैसे ही मैं बोट यार्ड की तरफ जाने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पानी से कोई चीज़ ऊपर आई है और पानी की साफ साफ आवाज़ आई। जब मैं उस तरफ देखने लगा तो उस तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या। मैं अपनी टॉर्च से उसी तरफ देखने लगा, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन पानी की वेव्स बनी हुई थी। ऐसा लगा था कि शायद वहाँ पर कोई तो था, लेकिन मेरे फ्लैश लाइट से देखते ही वो दोबारा वहाँ से गायब हो गया। पानी की वेव से ये तो पता चल गया था कि कोई चीज़ तो वहाँ पर है। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। मैं अपनी बोट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पानी के बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी जिधर से मुझे वो पानी की वेव्स दिखाई दी थी, मुझे दोबारा उधर से आवाज़ आई। मैं तुरंत अपनी फ्लैश लाइट से उसी तरफ देखने लगा और मैंने जो चीज़ देखी मैं देख के हैरान हो गया। मैंने देखा कि पानी के नीचे से एक काली परछाई उभर के ऊपर आई है और वो वहीं पर ही खड़ी है। वो परछाई एक आदमी की थी और मैंने साफ साफ उसे देखा। उसको देख के कुछ देर तक मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, वहीं पर ही चुपचाप बैठा हुआ था। वो काली परछाई साफ साफ पानी के ऊपर चल रही थी और उसको देख के मैं एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। धीरे धीरे वो चलते हुए मेरे बोट की तरफ आ रही थी। मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से काम भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा हो और मेरे हाथ पैर को हिलने से रोक रहा हो। मेरी आंखों के सामने ही वो काली परछाई मेरे बोट के पास आई और उसने मेरी बोट को काफ़ी प्रेशर से धक्का दिया। प्रेशर की वजह से मेरी बोट वहीं पर पलट गई और मेरा पूरा सामान पानी में ही चला गया। वाइन की वजह से मैं हल्का फुल्का नशे में था। हालांकि मुझे तैरना आता था तो मैं तैरने की कोशिश कर रहा था। तैरते हुए मैं बोट यार्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहाँ पर कोई मुझे बचा ले, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे भी कोई तैर रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। मैंने उस काली परछाई को देखा था। जब मैं बोट यार्ड की तरफ जाने लगा तो वहाँ के कुछ सिक्योरिटी गार्ड और लाइफ गार्ड ने मुझे देखा कि मैं पानी में गिर गया हूँ और मेरी बोट पलट गई है। मुझे देखते ही वो लोग तुरंत सेफ्टी बोट लेके मेरे पास आए और मुझे पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर निकालते उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया है। मैंने उनसे बोला कि मेरी बोट डिसबैलेंस हो गई थी। उस काली परछाई के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया और एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक करना मना था। मैं चुपचाप वहाँ पर ड्रिंक करते हुए गया था। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैं वहाँ पर ड्रिंक कर रहा हूँ तो वहाँ का वो लोग मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देते और शायद मेरे ऊपर कुछ पेनल्टी भी लगाते। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और उनसे सिर्फ इतना ही बोला कि डिसबैलेंस होने की वजह से मेरी बोट पलट गई और मेरा पूरा सामान पानी में गिर गया। यह हादसा जो मेरे साथ घटा, इसके बारे में मैं काफ़ी दिनों तक सोचता रहा। मेरी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती थी तो इसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं, लेकिन यह हादसा जो मेरे साथ घटा ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और इस घटना के बाद और मैं कभी भी दोबारा उस बोट यार्ड पर दोबारा फिशिंग करने नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी सी से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।